चलो आज का टॉपिक डालो, फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। अबे वो कहाँ गया है आशीष? आज क्या, वो तो कल भी नहीं आया था। क्या बोलूँ भयंकर। चले सिमरन पढ़े, लिखो। फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे रे? कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट। चलो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लेना। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, figures as at the end of यहाँ लिखेंगे figures at the end of previous year। आईएससी वालों, इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, समझ में आ गई बात? या आता 8 नंबर का, फिर मैं कहना बताया नहीं था भैया ने। बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर का तुम्हारे लिए। चलो जी, सबसे पहले भैया बैलेंस शीट ऐसे थोड़ी होती है, वो तो टी शेप की होती थी। एक तरफ लायबिलिटी लिखते थे, एक तरफ एसेट लिखते थे। देवांश कह रहा हाँ बात तो सही है, यही सोच रहा था मैं, है ना देवांश? ये कौन सी बैलेंस शीट बनवा दी आपने? बेटा कंपनी के केस में ना शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनती है। शेड्यूल 3 में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके हिसाब से बैलेंस शीट बनेगी। और सुन लो, ये बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, ये आपके सेकंड बुक, जो थर्ड बुक है ना आप लोगों की सीबीएसई वालों की, और तुम्हारी सेकंड बुक है, वहाँ भी काम आना है। इसलिए अच्छे से कर लेना, इसको समझ लेना। मुझे बताओ, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या लिखते थे? कैपिटल। क्या लिखते थे हम? कंपनी के केस में भी कैपिटल ही लिखेंगे, लेकिन वो कौन सी कैपिटल है? यहाँ पे शेयर कैपिटल है। क्या है? शेयर कैपिटल। बेसिकली पहले देखो, वहाँ पे होता था तुम्हारा लायबिलिटी साइड होती थी। लायबिलिटी होती थी ना, यहाँ पे हम लिखते हैं लायबिलिटी की जगह लिखते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या? इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये हेड है मेन, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले देखो, इक्विटी का मतलब क्या हुआ बेटा? सुनो, कैपिटल। कैपिटल को इक्विटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इक्विटी। और लायबिलिटी तो तुम्हें पता ही है। बेसिकली जो बैलेंस शीट हमारी ऐसे होती थी ना, बैलेंस शीट ऐसे बनती थी ना, ऐसे। इधर हम लिखते थे लायबिलिटी अमाउंट, इधर लिखते थे एसेट अमाउंट, ऐसे लिखते थे ना। अब लायबिलिटी की जगह हम क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या लिखते हैं? इक्विटी
एंड लायबिलिटी, बिकॉज इस साइड होता क्या था, एक तो कैपिटल होती थी और लायबिलिटी होती थी, यही तो होती थी ना, यही होती थी ना। तो बस उसको एक वर्ड में लिख दिया उन्होंने, कहा इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या बोल दिया उसको? इक्विटी एंड लायबिलिटी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी भाई, चलो सबसे पहला इसमें लिखते हैं, पहले बताएंगे कि हम शेयर होल्डर का फंड कितना है, मालिकों को पैसा कितना है, शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला आएगा ए, शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर के फंड में, शेयर होल्डर का मतलब जो मालिक है इस कंपनी के, उनका पैसा कितना रुका हुआ हमारी तरफ, कंपनी की तरफ, है ना। तो सबसे पहला है शेयर कैपिटल। क्या? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आएगा? जितने शेयर इशू किए होंगे, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब एंड पार्टली पेड, नॉट फुली पेड बेसिकली, ये सब दिखाना है। वो नोट नंबर 1 में जाके दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? नोट नंबर 1। बी, रिजर्व एंड सरप्लस। जितना भी पैसा बचा के रखते हैं वो किसका है? किसका है पैसा जो बचा के रखा हुआ है? शेयर होल्डरों का ही तो है, मालिकों का ही तो है। ठीक है। सी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। हम शेयर वॉरेंट्स इश्यू करते हैं किसी को, तो उसके अगेंस्ट जो पैसा हमें मिलता है, लेकिन अभी हमने शेयर्स दिए नहीं है किसी को, ठीक है, उसका जो पैसा है उनको यहाँ लिखते हैं हम। देखो इसमें हमें बताना होता है पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, सो दैट हम कंपैरिजन कर सके, सो दैट हम कंपैरिजन कर सके। क्या कर सके? सो दैट हम क्या कर सके? कंपैरिजन। फिर 2, शेयर होल्डर फंड हो गया, मालिकों का पैसा है। किसका पैसा था ये? मालिकों का। अब दूसरा, शेयर पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? इसका मतलब हुआ आपने एप्लीकेशन मंगा ली, लेकिन अभी उनको शेयर्स नहीं दिए, अलॉटमेंट नहीं किया। क्या नहीं किया? अलॉटमेंट। पहले आपसे मैंने क्या कहा, भाई मेरे से एप्लीकेशन मांग भेजो कि शेयर्स चाहिए, शेयर्स चाहिए, आपने भेज दिए पैसे, लेकिन अभी तक मैंने आपको शेयर्स नहीं दिए। अलॉटमेंट करना है अभी हमने। क्या करना है? अलॉटमेंट करना है, पेंडिंग है अभी। तो वो जो पैसा रिसीव किया, ये तो लायबिलिटी है ना हमारे लिए। क्या है? लायबिलिटी। क्या वो शेयर होल्डर का फंड बन जाएगा? मालिकों का पैसा बन जाएगा? नहीं भाई, ये तो पब्लिक का पैसा आपके पास आया हुआ। गवर्नमेंट जानना चाहती है, गवर्नमेंट जानना चाहती है कि पब्लिक का जो पैसा तुम्हारे पास आया, आपने शेयर दिए कि नहीं दिए। और जब अलॉटमेंट कर दोगे तो वो कहाँ चला जाएगा? शेयर कैपिटल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? शेयर कैपिटल। जब तक आप अलॉटमेंट नहीं कर रहे हो तब तक क्या रहेगा? पैसा इस जगह पे पड़ा रहेगा। ठीक है, लिखो। ठीक है, देखो थर्ड। अच्छा एक बात बताओ, कितने प्रकार की लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी कितने प्रकार की होती है? तो शिवांग भी बता देगा हमारा। करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दो ही तो होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, जो अभी कुछ समय में पे करनी है, 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है। एक मुझे 1 साल के बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद तक पे करनी है। वो कौन सी लायबिलिटी होती है मेरी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के कंपनी एक्ट में पता क्या कहा? एक तो करंट लायबिलिटी हो गई,
एक हो गई नॉन करंट लाइबिलिटी, जो करंट में नहीं पे करनी। समझे बात को? एक तो होती है करंट लाइबिलिटी, एक होती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा वो देखते हैं अब हम। थर्ड लिखो, और नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगा देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग। हमने कहीं से लोन ले रखा है जो कि हमें लॉन्ग टर्म में पे करना है। कब पे करना है? लॉन्ग टर्म में, 5 साल बाद, 1 साल बाद पे करना है बेसिकली। फिर दूसरा होता है हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, वो लायबिलिटीज़ जो लंबे समय में पे करनी है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। फिर डी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जरा एक बार याद करना, शेयर कैपिटल में क्या क्या है हमारा। शेयर कैपिटल में सबसे पहला आता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में होता है शेयर होल्डर फंड। क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, मालिकों का पैसा। तो मालिकों का पैसा में सबसे पहला आता है शेयर कैपिटल। दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा आता है शेयर एप्लीकेशन, नहीं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। थोड़ा याद करने की कोशिश करो, हम याद करते हुए चलते हैं। सबसे पहला है हमारा मालिकों का पैसा। मालिकों का पैसा शेयर होल्डर फंड। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड आया। क्या आया? शेयर होल्डर फंड। ठीक है भैया। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, बोलो मेरे साथ, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट। फिर उसके बाद मनी एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर थर्ड हमारा है लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी। क्या है हमारा? नॉन करंट लायबिलिटी। सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर उसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बेसिकली अगर याद करने के लिए लिखे ना तो एल डॉल लिख सकते हैं, लॉल भी बोल सकते हो इसे। अच्छा सुनो, इसके साथ ना, इसके साथ जो ये जो आ रहा है ना, फॉलो हो रहा है, इसके साथ ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जो जहाँ है वहीं लिखा रहेगा। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया? चलो, तो 3 हो गए हमारे लायबिलिटी साइड में अभी तक। अब आती है हमारी फोर्थ। फोर्थ कितनी सिंपल है देखो, करंट लायबिलिटी। क्या है बेटा?
करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगा, देखो देखो इसके जैसा ही है, सेम टू सेम। सबसे पहले क्या था, बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग थी। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग, वो लोन जो हमें कुछ ही समूह में पे करना है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बी, ट्रेड पेबल। भैया ये नाम तो सुना हुआ लग रहा, जितने भी क्रेडिटर होते हैं ना, क्रेडिटर जिनसे उधार माल खरीद रहे हम, बिल पेबल, क्रेडिटर, वो सब ट्रेड पेबल में आ जाता है। किस में आ जाता है, ट्रेड पेबल। थर्ड, सी, अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, जैसे ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविज़न बने थे ना, यहाँ क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ जी सर बताएं। सब बढ़िया बढ़िया। नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर कहीं निकला हुआ हूँ काम पे। पता नहीं सर, देखता हूँ। मेरे को अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ऑडिट का टाइम है। अगर आ गई अपॉर्चुनिटी तो बता दूँगा, ठीक है। नहीं, वो तो कोई इशू ही नहीं है ना, मेरे पास आएगा काम तो मैं दे दूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, मैं बताऊँ। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो कोई इशू नहीं। ठीक है जी, ओके भाई साहब, ओके। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो मैं बताऊँगा ना, जैसे भी आता है तो कुछ बता दो। चलो देखते हैं क्या होता है। ओके। सुनो एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म बोरिंग होगी, यहाँ हमारा ना टोटल लग जाता है। क्या लग जाता है, टोटल। मुझे बताओ, आपको रटने मतलब रटवाना होता है, एक चीज़ समझनी होती है। देखो लिखते लिखते ही अपने आप मुझे लगता है बैलेंस शीट समझ में आ रही होगी। अब आ जाओ, थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, बिकॉज आपसे क्वेश्चन ही इसी तरह से पूछे जाएंगे। बताओ जी ये कहाँ पे आएगा, तब आपको बताना पड़ेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड के नीचे ऐसे बताना पड़ेगा, इसलिए याद थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, सबसे पहले मालिकों का पैसा, फिर बाहर वालों का पैसा। पहले मालिकों का पैसा, फिर बाहर वालों का पैसा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर होल्डर फंड। क्या, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या आएगा, शेयर कैपिटल। दूसरा हमारा क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, जो बचा के रखा हुआ है। तीसरा हमारा आएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर सेकंड हमारा क्या आएगा, पहला था शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के बाद दूसरा है हमारा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। या ये फ़ोन तेरा कैसे बाहर घूम रहा, उड़वाना चाह रहा है इसे। कौन सी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें क्या था, एलडॉल। क्या है, एलडॉल। याद करने के लिए भी एलडॉल लिख लिया। क्या लिख लिया, लॉल भी बोल सकते हो, डी को कॉम साइलेंट कर दो, लॉल। एल सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोराइंग, जो हमने लोन ले रखे हैं बैंकों से, लॉन्ग टर्म बोराइंग। फिर उसके बाद डी का मतलब क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नेट। याद रखना, उसमें नेट जरूर लिख देना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। फिर तीसरा अदर लॉन्ग टर्म
लायबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर उसके बाद हो गई, फिर आते करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में था वैसे ही इसमें भी था। सबसे पहले हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वो बोरोइंग जो अभी पे करनी है कुछ समय में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। फिर ट्रेड पेबल, फिर अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर करंट लायबिलिटी, सॉरी, अदर करंट लायबिलिटी एंड अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। ये हमारा हो गया टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल, ये आ गई टोटल साइड। अब आ जाओ सेकंड, देखो पहला हमारा क्या था, पहला हमारा क्या था, पहला हमारा था इक्विटी एंड लायबिलिटी का, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगा सेकंड, यस बेटा इसी के नीचे अब हमारा आ जाएगा बेटा एसेट्स। सेकंड साइड हमारा क्या होता है, इसका नाम चेंज नहीं किया, नहीं बेटा इसका नाम चेंज नहीं किया, एसेट्स है। सबसे पहले एक बात बताओ, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक होता है करंट एसेट और एक होता है नॉन करंट एसेट, सिंपल, दो कैटेगरी है इसमें। उसमें लायबिलिटी में कितने हेड निकले, मेन हेड, मेन हेड कितने, 4, कितने मेन हेड है लायबिलिटी में, इक्विटी एंड लायबिलिटी में कितने मेन हेड है, 4। एसेट साइड में 2 मेन हेड है, एक होता है नॉन करंट एसेट और एक होता है करंट एसेट। एक होता है नॉन करंट एसेट और दूसरा क्या होता है हमारा करंट एसेट। गॉट इट। चलो सबसे पहला ऑब्वियसली नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट में क्या आएगा सबसे पहले, ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। हमारी जो पहली बैलेंस शीट होती थी ना उसमें सबसे पहले लिखते थे हम फिक्स एसेट, क्या लिखते थे, फिक्स एसेट। वही है, ये नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। क्या है, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है बेटा, विच कैन बी टच और सीन, विच कैन नॉट बी टच और सीन, दीज आर इंटेंजिबल एसेट। एंड टेंजिबल एसेट क्या होता है बेटा हमारे, विच कैन बी टच और सीन, जिसको देखा जा सकता है और वो भी करा जा सकता है। इंटेंजिबल एसेट के एग्जांपल देना जरा, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब हमारे क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। क्या है, सॉफ्टवेयर एसेट है, सॉफ्टवेयर, लेकिन उसको टच तो नहीं कर सकते ना, देख तो नहीं सकते ना सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को तो देख सकते हैं, तो वो हमारा फिक्स एसेट में आएगा। दैट कैन बी टच और सीन इज आर टेंजिबल फिक्स एसेट, दैट कैन नॉट बी टच और सीन, दीज आर इंटेंजिबल एसेट। तो सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें सबसे पहले लिखेंगे, ये सेकंड सब हेडिंग है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जितने भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होंगे उनके यहाँ लिख देंगे। सेकंड, फिर लिखेंगे हम इंटेंजिबल एसेट, क्या लिखेंगे बेटा हम, इंटेंजिबल एसेट। फिर क्या लिखेंगे हम, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या भला है भाई, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है भैया, तो हमने आज तक सुना ही नहीं। एक बात बताओ आप, हमारी बगल बिल्डिंग में एक बिल्डिंग बन रही है, तुम्हें पता क्या है वो, हॉस्पिटल।
ठीक है। अब ये जो हॉस्पिटल वाले होंगे, जब वो अपनी बुक्स बना रहे होंगे, साल ख़त्म हो गया, मुझे बताओ आपके लिए बिल्डिंग है क्या? कैपिटल एसेट है ना? कौन सा एसेट है? फिक्स एसेट है। लेकिन क्या कंप्लीट हो गया? क्या बिल्डिंग में डाल सकते हैं पूरी वैल्यू को? अभी नहीं डाल सकते। जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना मिल जाए हमें, किससे? इंजीनियर से। किससे? जब तक इंजीनियर से हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, तब तक हमारा वो क्या होता है? तब तक हमारा वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, कि हमारी बिल्डिंग बन रही है। अभी क्या हो रही है? बन रही है। ठीक है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और फोर्थ हमारा क्या है? इसी प्रकार से सुनो मेरी बात, ये तो फिक्स एसेट है, दैट कैन बी टच और सीन, किया जा सकता है ना। ऐसे ही हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है जो अंडर डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर, जब इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर बन रहा था ना, वेबसाइट बन रही थी, भाई साहब 2-3 साल लग गए थे पूरे बनने में। जब आप किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ERP बनाते हो, क्या बनाते हो? एक सिस्टम बनाते हो, क्रिएट करते हो, जिसमें सारी ट्रांजैक्शन उससे रिकॉर्ड हो। जैसे बैंक है, PNB बैंक, कैनरा बैंक, इनके सॉफ्टवेयर है अंडर डेवलप्ड, 5-5 साल लग जाते हैं, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं बनने में, सॉफ्टवेयर बनने में। तो जब तक वो बन नहीं रहा है तब तक अंडर डेवलपमेंट है। क्या है? अंडर डेवलपमेंट। लिखते हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। और बताओ बच्चों, फिर क्या होगा? ये तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट था। कितने बने हमारे? 4 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। दूसरा B, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट हमने जो लंबे समय के लिए किया है, 2 साल, 3 साल, 5 साल। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद C, डेफर्ड टैक्स एसेट। ये भी नेट। ठीक है। फिर D, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। वो पैसा आपने जिनको दिया हुआ है किसी बंदे को लंबे समय के लिए, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और अगर 1 साल के अंदर अंदर वापस मिल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? करंट एसेट। क्या बन जाएगा? करंट एसेट। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस बन जाएगा ना। ठीक है। फिर E, अदर नॉन करंट एसेट। भैया मैंने कहा बेटा एक बात तो बताओ, ये तो लायबिलिटी साइड से भी बड़ा है। लायबिलिटी साइड में पता था ना 4 ही है, यहाँ तो एक में ही 4-5 निकल के आ गए। कौन से? नॉन करंट एसेट के अंदर 5 और ए के अंदर 4, 9 लाइनें बन गई अभी तक हमारी। एसेट साइड थोड़ा मुश्किल है भैया याद करना, लगता है? लग रहा है क्या? चलो दूसरा लिखो, करंट एसेट। भैया इसमें भी ऐसी है कि मैंने कहा और क्या बेटा, लाइफ में आसानी से कुछ चीज़ मिलती थोड़े है। ए, करंट इन्वेस्टमेंट। बी, इन्वेंट्रीज।
भैया ये बड़ा सुंदर लग रहा सुनने में। क्या है ये? इन्वेंट्री? क्या है ये? स्टॉक है क्या भैया? आपने मैं डम समझा क्या? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। सी देखो, ट्रेड रिसीवल ये क्या है भाई? ये क्या भला है? ट्रेड रिसीवल में डेटर भी आता है और बिल रिसीवल भी आता है। जैसे ट्रेड पेबल में था ना, बिल पेबल भी आता है और क्रेडिटर भी आते थे, वैसे ही ट्रेड रिसीवल में डेटर भी आएंगे और बिल्स रिसीवल भी आएंगे। मज़ा आ रहा भाई? नहीं आ रहा? जहाँ मेहनत करनी पड़ती है वहाँ थोड़े मेहनत करेगा तू। चुपचाप हवा खा रहा है। एक तो घड़ी से फुर्सत नहीं मिल रही यार। देवांश तेरी से मेरे को इतनी उम्मीद है और तू ऐसी हरकतें करता है ना, दिल टूट जाता है यार मेरा। मुझे यहाँ चौक पे हमारे राइवलरी का एक स्टूडेंट मिलता है, कहता आप क्या पढ़ाते हो? हमें हमारे टीचर ऐसा पढ़ाते हैं। मैंने कहा तू देवांश को कॉम्पीट करके देख ले, तो अगर उसे हरा देगा ना। मैं बैटिंग कर रहा तेरे नाम की यार वहाँ पे, और तू मेरा ऐसा दिल दुखाता है। डी ये क्या है? देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भैया ये क्या भला है? कैश तो सुना था, ये क्या आ गया कैश इक्विवेलेंट? कैश या कैश जैसे? कैश या कैश जैसे इक्विवेलेंट वही तो होता है इक्विवेलेंट। कैश तो है ही जो हमारे पास है पैसा, और कैश इक्विवेलेंट क्या है? जो कैश के जैसे ही है, कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश इक्विवेलेंट। जैसे ना बॉन्ड्स होते हैं जो एक दो महीने में, एक दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर पैसा रिकवर हो जाएगा। जब चाहे हम बैंक में गए, पैसा निकाल के लिए आए। बॉन्ड हो गए छोटे छे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं छोटी सी, जो एकदम से आप कभी भी जा कर के उसे पैसे में कन्वर्ट कर लोगे, उसको बोलते हैं। फिर आता है ई, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड भैया यार ये कैसे याद होगा? बहुत मुश्किल है। आर्यन तो बेचारा थक गया लिखते लिखते, है ना आर्यन तुझे हिमालयन का टॉपर बनना है, तुझे पता है ना? पता नहीं क्या बनेगा तू। भैया कैसे याद हो गए? बड़ा मुश्किल हो गया है। तो बस सिमरन, बस यहाँ हम इसका टोटल मार देंगे। और इसको क्या बोलते हैं हम? टोटल को क्या बोलेंगे? टोटल। और ये किसका टोटल है? ये एसेट साइड का टोटल है। किसका टोटल है? सिमरन कैसा लग रहा है बैलेंस शीट बना के? बताओ सिमरन। तेरी वाली तुझसे ही पूछता हूँ मैं, उससे तो डर लगता है मेरे को, गुस्से में देखती हो। क्यों अक्षिता? भैया बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई? बताओ हो गई क्या? नहीं, अब तो स्टार्ट हुई है। सुनो, ये तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पिक्चर है, फेस। इसके अंदर की जो वर्किंग है वो भी तो करनी है। जैसे ये नोट नंबर जो है ना, ये नोट नंबर जो लिखा हुआ था,
ये जो नोट नंबर है, अब ना हमें इसके अंदर जाके डिटेलिंग करनी पड़ेगी। जैसे नोट नंबर 1 में बताएंगे शेयर कैपिटल के बारे में, किसके बारे में बताएंगे? शेयर कैपिटल। नोट नंबर 2 में बताएंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या है, कैपिटल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व कितना है, इक्विटी फंड वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना है, ये सब जितने भी प्रकार के रिजर्व है सब किस में दिखाने हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। फिर भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बताना है किस किस से लोन ले रखा है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, जिनसे लोन ले रखा है, SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सब वो कहाँ लिखना है हमने? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। फिर 4, 5 ऐसे करके 6, 7, 8, 9। तो बैलेंस शीट तो बहुत बड़ी बनती है। मैं आज ही बैलेंस शीट बना के आया हूँ एक कंपनी की, इतना मोटा गट्ठड़ आ गया, शाम को साइन करवाऊंगा उनसे, बिठा के बुला रखा कि साइन करने आ जाना पेपर। इतना मोटा गट्ठड़ बना, साइन करेंगे बेचारे, थक जाएंगे। वो तो मैंने एक ही सेट बनाया हुआ, मैंने कहा अभी कर लेता हूँ, फिर बाद में दूसरा सेट बना लूँगा, अभी काम कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं इसके नीचे, इसके अंदर नहीं आता। आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो किसी के आगे भी कुछ पे ऐसा कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यही होगा, ऐसा नहीं है। आप किसी के सामने भी, ये जस्ट प्रेजेंटेशन है कि इसकी डिटेलिंग, ये फेस है बैलेंस शीट का, ये फेस है। अब खुद सोचो ना यार, जिसको इतना करोड़ों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इतने करोड़ों के ट्रांजेक्शन है, अगर वो डिटेलिंग यहीं करने लग गया तो बैलेंस शीट बनेगी लंबी लंबी, कोई समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए जो बैलेंस शीट है इतना से फेस पे आ जाती है पूरी बैलेंस शीट, एक पेज पे A4 साइज के, मेन हेडिंग। अंदर की डिटेलिंग देनी है तो नोट्स में जाओ। कहाँ जाओ? नोट नंबर 1 पे देखना। इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कहाँ जाओ? नोट नंबर 1 पे जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कहाँ जाओ? नोट नंबर 2 पे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ भैया, सारे नोट पढ़ने पड़ेंगे क्या? ना, हमारे सिलेबस का पार्ट है केवल नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, क्योंकि हमारा चैप्टर ही शेयर कैपिटल का है ना, तो हमें नोट नंबर 1 जरूर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 कर लेते हैं। भैया आपने पहले पढ़ाया हुआ? मैंने कहा हाँ बेटा पढ़ा दिया, जस्ट अब तो हम क्या कर रहे हैं, औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं फॉर्मेट के साथ। समझे? सिखा तो कल ही दिया था, सिखाया था कि नहीं? बस आ जाओ फिर। क्या बेटा इसका रेफरेंस, अब इसका रेफरेंस देना हमें। वर्किंग नोट में जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? वर्किंग नोट में। लिखो नोट नंबर 1। नोट्स टू अकाउंट, सबसे पहला नोट्स किसका था बताओ? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। और बेटा आप लोगों को तो पता ही है शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है भैया हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल में क्या आएगा? डैश इक्विटी शेयर ऑफ रुपी डैश ईच। ठीक है। डैश प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच। और हम ऑथराइज शेयर कैपिटल को क्या कर देते हैं? टोटल मार देते हैं, इसको बैलेंस शीट में नहीं ले जाते। ओए क्या गप्पे मारते हो बे तुम? फिर बेटा क्या आएगा बताओ? कौन बताएगा? कौन है वो महान बच्चा? दूसरा हेड क्या होता था? पहला तो ऑथराइज शेयर कैपिटल होता था, दूसरा क्या होता था? इश्यूड शेयर कैपिटल। यस, आर्यन भी बोलने लग गया अब तो। इश्यूड शेयर
कैपिटल क्या लिखते हैं इसके अंदर हम, इतने शेयर हैं, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच, डैश इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डैश, सॉरी ये तो प्रेफरेंस शेयर होगा ना, प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच। और भैया हम तो इशूड शेयर कैपिटल का भी टोटल मार देते थे। उसके बाद फिर आता था हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, क्या आता था, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और इसमें भी दो पोर्शन बनते थे, एक बनता था हमारा सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, जिन पे हमारे सारे पैसे आ गए हैं उन शेयर को यहाँ दिखाते हैं, डैश इक्विटी शेयर ऑफ रुपी डैश ईच, डैश प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता था बेटा, उसके बाद आता था भैया सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, शेयर्स ले तो लिए पर पूरा पैसा हमारे पास नहीं आया, बट नॉट फुली पेड। उसमें क्या लिखेंगे, डैश इक्विटी शेयर ऑफ रुपी डैश ईच, डैश ईच कॉमा रुपी डैश कॉल्ड अप, हमने मंगाया अभी तक इतना है, यहाँ लिखेंगे टोटल लिखने से पहले इसमें से माइनस कर देंगे लेस कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर का भैया मतलब क्या होता है, जिन पे पैसा नहीं आया, जिस बंदे ने पैसा नहीं भेजा उसको निकाल के तब यहाँ लिखते हैं। सिमिलरली डैश प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपी डैश ईच रुपी डैश कॉल्ड अप, इतना मंगा लिया था, माइनस कॉल इन अरियर, और यहाँ जो टोटल आएगा ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये लिखेंगे अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट इन शेयर कैपिटल अगेंस्ट शेयर कैपिटल, अगेंस्ट शेयर कैपिटल, कैपिटल शेयर कैपिटल के आगे लिखेंगे, इसके किसके आगे लिखेंगे, शेयर कैपिटल। मतलब ये वाला जो अमाउंट है ना, ये वाला अमाउंट, ये कौन सा अमाउंट होगा, जो यहाँ पे हमने लिखा था ये इसको निकालने के लिए इतनी लड़ाई करी नीचे तक, भैया दिल खुश हो गया इतना डिटेल में पढ़ाई करके। पारस कहेगा हमारे दिल से पूछो। पेट जब मन में दिल में कोई और होगा तो कहाँ मज़ा आएगा, क्यों आर्यन? बोलो आ गया मज़ा?